टॉपिक है फुल एंड फाइनल सेटलमेंट। ऑनलाइन स्टूडेंट्स चेक योर ऑडियो एंड वीडियो। है ना। फुल एंड फाइनल सेटलमेंट का मतलब था, हम ऑलरेडी अकाउंटिंग क्वेश्चंस में भी पढ़े हैं। फुल एंड फाइनल सेटलमेंट का मतलब होता है कि जितना पैसा ड्यू है उससे कम में अगर हम डेट को सेटल कर रहे हैं, दैट इज कॉल्ड एज फुल एंड फाइनल सेटलमेंट। ठीक है। अब वो दोनों समय हो सकता है, पैसा मिलते वक्त भी हो सकता है और पैसा देते वक्त भी हो सकता है। ठीक है। ऑनलाइन में एक दो कृष्णा अग्रवाल ऑफलाइन आओ, क्लास है ना। देखो तो कब से ऑनलाइन कर रहा है ये, वैदिक वैदिक वाला कृष्णा। और वो संस्कार वाला थोड़ा कभी आ रहा है कभी नहीं आ रहा है। हेडिंग फुल एंड फाइनल सेटलमेंट। ठीक है। फुल एंड फाइनल सेटलमेंट का मीनिंग बताया हुआ था पहले भी। जितना पैसा देना है या जितना पैसा मिलने वाला है उससे कम में अगर हम जो है डेट को क्लियर कर रहे हैं, देन इट इज कॉल्ड एज फुल एंड फाइनल सेटलमेंट। जैसे 10,000 रुपये देने वाले थे और हम दिए सिर्फ 9,500 और 10,000 का डेट जो है वो क्लियर हो गया। होता है ना, ऐसे 10,000 देने वाले थे, हम दिए 9,500, हम बोले हो गया, क्लियर कर दो। इसका मतलब क्या, इनडायरेक्टली 500 रुपये क्या हो गया, यहाँ पे डिस्काउंट हो गया। ठीक है। तो जो भी कम अमाउंट होगा यहाँ पे, जो भी कम अमाउंट देना पड़ा या कम अमाउंट मिला, उसको हम रिकॉर्ड करेंगे एज अ डिस्काउंट। अब अगर कम अमाउंट दिए तो वो डिस्काउंट रिसीव्ड होगा, फायदा हो गया। और कम अमाउंट अगर मिला तो नुकसान हो गया, डिस्काउंट अलाउड होगा। ठीक है। लिखेंगे क्वेश्चन। पॉइंट नंबर ए। पेड 9,900 इन फुल एंड फाइनल सेटलमेंट ऑफ 10,000। ठीक है। थोड़ा आओ टाइम से, 6 बजे है ना। आगे बैठो आगे बैठो। इन फुल एंड फाइनल सेटलमेंट ऑफ 10,000। और कहाँ गया, लव कहाँ गया। 9,900 इन फुल एंड फाइनल सेटलमेंट ऑफ 10,000। ठीक है। तो 10,000 रुपया देना था, लेकिन हम दिए कितना, 9,900। ठीक है। तो जो 100 रुपया हम कम पेमेंट किए, वो एक प्रकार से हमारे लिए डिस्काउंट रिसीव्ड हो गया, डिस्काउंट मिल गया हमको। ठीक है। ट्राई करोगे खुद से। तो किसको पैसा दिए होंगे, क्रेडिटर को पैसा दिए होंगे, सोच लो। ठीक है। तो क्रेडिटर को हम 10,000 देने वाले थे, हम क्रेडिटर को 9,900 रुपये दिए और 10,000 का जो अमाउंट था वो ड्यू क्लियर हो गया। ठीक है। सोच के बताओ कि क्या एंट्री हो। प्रांजल क्या होगा एंट्री, बताओ। एक तो दो ठो डेबिट तो क्रेडिट बताओ, बाकी छोड़ो, पूरा छोड़ो, एक दो ठो तो बताओ। अमाउंट। और मोक्ष। अमाउंट। अच्छा। और कुछ, श्रेयस।
कैश क्रेडिट 900 और डिस्काउंट रिसिप्ट क्रेडिट 100। करेक्ट। तो 3 चीज होगा यहाँ पे। सबसे पहला, हम 10,000 देने वाले थे, दिए 9,900, लेकिन क्या 100 रुपया और देना पड़ेगा? आंसर इज नो, और 100 रुपया नहीं देना पड़ेगा। तो क्रेडिटर्स जो है वो 9,900 से कम नहीं हुआ, क्रेडिटर पूरा 10,000 से कम हुआ, कि हमको क्रेडिटर को 10,000 रुपया नहीं देना पड़ेगा। ठीक है, तो क्रेडिटर्स लिखेंगे सबसे पहला, क्रेडिटर्स, जो कि हमारे लिए क्या है? लाइबिलिटी है। लाइबिलिटी कम हो रहा है, लाइबिलिटी कम होगा तो डेबिट। ठीक है, कितना होगा ये अमाउंट? अमाउंट होगा 10,000। ठीक है, तो क्रेडिटर्स लाइबिलिटी है, लाइबिलिटी कम हो रहा है, तो डेबिट। अमाउंट कितना होगा इसका? अमाउंट होगा 10,000। लाइबिलिटी 10,000 से कम हो रहा है, क्रेडिटर्स को 10,000 देना था, नहीं देना पड़ेगा, तो लाइबिलिटी 10,000 से कम हो रहा है। लेकिन पैसा हम कितना दिए? 9,900। कैश एसेट है, कम हो रहा है, क्रेडिट 9,900। ठीक है, 100 रुपये का फायदा हो गया, 10,000 देना था, देना पड़ा सिर्फ 9,900, तो 100 रुपये का फायदा हो गया। लिखेंगे डिस्काउंट रिसीव्ड, डिस्काउंट मिला, कमाई हो गया, क्या है? रेवेन्यू है, रेवेन्यू बढ़ेगा तो क्रेडिट 100 रुपये। फिर ये तो एंट्री होगा, क्रेडिटर्स अकाउंट डेबिटेड 10,000 टू कैश 9,900 टू डिस्काउंट रिसीव 100। क्लियर है? नेक्स्ट। डिस्काउंट रिसिव मतलब ये नहीं हो सकता, बोल रहे हो तुम, डेबिट नहीं हो सकता, क्रेडिट ही होगा मतलब। नेक्स्ट, पॉइंट नंबर बी, रिसीव्ड रिसीव्ड 9,800 ऑफ डेट ऑफ 10,000। 10,000 रुपया मिलने वाला था डेटर से, लेकिन मिला कितना? 9,800। तो बाकी 200 रुपया हम क्या कर दिए? डिस्काउंट दे दिए। ठीक है, क्या होगा इक्षित? डेटर क्रेडिट होगा बोल रहे हो, अमाउंट। ठीक है, उसके बाद कैश डेबिट बढ़ेगा, एसेट है ना। अमाउंट
9,800 अलाउड। सही है कि गलत है? सही है, राइट। तो पैसा मिला 9,800, तो कैश एसेट है, बढ़ेगा, डेबिट 9,800। 200 रुपया डिस्काउंट दे दिए, डिस्काउंट अलाउड, एक्सपेंस है, एक्सपेंस बढ़ा तो डेबिट। और टोटल डेटर कम हो गया 10,000 से, डेटर एसेट है, कम होगा, क्रेडिट। फिर ये रिसीव 9,000, ऑन अकाउंट ऑफ डेट ऑफ 10,000। कहाँ पढ़ाया हूँ? ऑन अकाउंट पढ़ाया हूँ, याद करना अकाउंटिंग इक्वेशंस में। क्या होगा अनुष्का? तो फिर ये बी और सी में फर्क क्या हुआ क्वेश्चन में? क्या होगा श्रद्धा? क्या नाम दे? 1 2, ठीक है, श्रद्धा 2। बताओ, ये बता अनीश। बढ़िया 9,000 का डेबिट होगा और वो ऑन अकाउंट जो है वो बाद में देगा और वेरी गुड, ठीक है। तो ऑन अकाउंट पढ़ाया गया है अकाउंटिंग इक्वेशन के चैप्टर में। ऑन अकाउंट का मतलब होता है, देख लेना नोट्स है वहां पे, ठीक है। ऑन अकाउंट का मतलब होता है कि 9,000 रुपये एक बार दिया है आउट ऑफ 10,000, बाकी 1,000 बाद में देगा। डिस्काउंट नहीं दे दिए हम, 1,000 बाद में लेंगे और उससे, ठीक है। और फुल एंड फाइनल सेटलमेंट का मतलब होता है कि 10,000 में से 9,800 दिया है, 200 माफ कर दिए, ठीक है। तो फुल एंड फाइनल सेटलमेंट का मतलब है 200 हम माफ कर दिए, और 1,000 का यहाँ ऑन अकाउंट का मतलब माफ नहीं किए 1,000 रुपया, बाद में लेंगे 1,000 इससे और, ठीक है। तो अभी कोई डिस्काउंट विस्काउंट नहीं है, अभी 9,000 मिला, कैश एसेट है, बढ़ेगा डेबिट, और 9,000 से डेटर कम हुआ तो डेटर क्रेडिट 9,000। फिर कैश एसेट्स है, बढ़ेगा, डेबिट 9,000। डेटर एसेट है, कम होगा, क्रेडिट 9,000। क्लियर है ये? समझ में आ गया डिफरेंस बिटवीन द वर्ड फुल एंड फाइनल सेटलमेंट एंड ऑन अकाउंट, ठीक है। ऑन अकाउंट का मतलब है बाकी पैसा बाद में देना पड़ेगा, और फुल एंड फाइनल सेटलमेंट का मतलब है बाकी पैसा नहीं देना पड़ेगा। क्लियर है? तो 200 रुपये डिस्काउंट हो गया, डेट इज फुल एंड फाइनल सेटलमेंट, और 1,000 रुपये बाद में देना पड़ेगा, डेट इज ऑन अकाउंट। क्लियर है ये? दिस इज अबाउट पॉइंट नंबर 21, फुल एंड फाइनल सेटलमेंट, ठीक है। ऑनलाइन स्टूडेंट्स क्लियर है इतना फुल एंड फाइनल सेटलमेंट तक? नेक्स्ट पॉइंट नंबर 22।
आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस, क्या होता है लोकेश आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस? नहीं पता? कौशिक आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस नहीं पता? आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस नहीं पता? ये क्लास नहीं किया था, बहाना कब तक चलेगा? जिया आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस? ऋषिका सारी क्लास बचा है तो हो गया है ना? ये पढ़ा दिया हूँ, 4 क्लास से पहले पढ़ाया हुआ। बताओ व्हाट इज आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस? अकाउंटिंग इक्वेशन क्लास कर लियो, मैं पढ़ाए ना इसी बेसिक। हाँ अकाउंटिंग इक्वेशन में पढ़ाए। मोक्ष मैंने कहा अगर मेरे को सैलरी देना है तो मैं उसको अगले महीना तो पोस्टपोन कर दूँ। ठीक है, ऑलमोस्ट ठीक है, ऐसा ही कुछ है। तो आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस का मतलब होता है कि द एक्सपेंसेस जिसका पैसा देना था लेकिन हम दिए नहीं है, द एक्सपेंसेस विच आर ड्यू बट नॉट येट पेड, मतलब पैसा देने का समय आ चुका है लेकिन हम पैसा अभी तक दिए नहीं है, दैट इज कॉल्ड एज आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस। ठीक है, बिजनेस के लिए क्या है? एसेट की लाइबिलिटी, लाइबिलिटी क्योंकि फ्यूचर में पैसा देना पड़ेगा। क्लियर है? तो आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस मीन्स बेसिकली द एक्सपेंसेस विच आर ड्यू बट नॉट येट पेड। ठीक है, मीनिंग तो पता होना चाहिए था, मीनिंग तो पहले पढ़ाया हुआ, अभी तो जर्नल पढ़ाना है इसका, है ना? मीनिंग तो ऑलरेडी पढ़ा हुआ है। मीनिंग है जो पैसा देना था, पैसा देने का समय आ चुका था, दे देना चाहिए था लेकिन हम दिए नहीं है, दैट इज आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस। ठीक है, एक और पूछता हूं पहले, व्हाट इज एक्रूवल? सुने हो कहीं? व्हाट इज एक्रूवल एजम्पशन? क्या होता है एक्रूवल एजम्पशन? लोकेश ठीक है, अनुष्का? करेक्ट। तो एक्रूवल एजम्पशन बोलता है कि ट्रांजैक्शन तब रिकॉर्ड होता है जब ट्रांजैक्शन हुआ, है ना? उसको कब पैसा दिए इस बात से फर्क नहीं पड़ता, राइट? वेल एस्पेक्ट गया, मैचिंग, फुल डिस्क्लोजर, एक्रूवल। ठीक है, ये बात देख लेते हैं, काम आएगा क्योंकि अभी 3-4 कॉन्सेप्ट में। अकॉर्डिंग टू दिस एजम्पशन अ ट्रांजेक्शन इज एंटर्ड इन द बुक्स ऑफ अकाउंट्स व्हेन इट इज एंटर्ड, जब वो ट्रांजेक्शन हुआ तब हम उसको रिकॉर्ड करेंगे, नॉट व्हेन मनी इज पेड और रिसीव। पैसा कब मिला या पैसा कब दिए इससे फर्क नहीं पड़ता है। बोलने का मतलब है जब का खर्चा है उसको तभी रिकॉर्ड करना है, पैसा दिए या नहीं दिए इस बात से फर्क नहीं पड़ता कि खर्चा रिकॉर्ड होगा कि नहीं। खर्चा रिकॉर्ड होगा चाहे पैसा दिए हो या ना दिए हो। क्लियर है? ये बोलता है कौन सा कॉन्सेप्ट? एक्रूवल। इट इज इररेलेवेंट, इररेलेवेंट मतलब फर्क नहीं पड़ता वेदर कैश इज रिसीव्ड और नॉट, या फिर पेड और नॉट, पैसा मिला नहीं मिला, पैसा दिए नहीं दिए, फर्क नहीं पड़ता। ट्रांजैक्शन अगर हुआ है, इस मंथ का ट्रांजैक्शन है, अभी का ट्रांजैक्शन है, तो उसको अभी रिकॉर्ड करेंगे चाहे पैसा दिए हो या ना दिए। अगर अभी का इनकम है तो अभी उसको रिकॉर्ड करेंगे चाहे पैसा मिला हो या ना मिला। समझ में आ रहा है? ये है एक्रूवल, ये हर जगह काम आएगा अकाउंट्स में। ठीक है, तो आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस का मतलब तो पता चल गया, एक्सपेंसेस विच आर ड्यू बट नॉट येट पेड। हमारे लिए क्या है? हमारे लिए लाइबिलिटी है। क्लियर? अब देखना ठीक से, ध्यान से सोच लो, एक स्टाफ है जिसको हम वही सैलरी देते हैं 10,000 पर मंथ, यही एग्जांपल बताया था मैं पहले भी आउटस्टैंडिंग समझाने के लिए। तो 10,000 रुपये हम सैलरी देते हैं पर मंथ। ठीक है, तो मैं क्या किया, 11 महीना का सैलरी उसको दे दिया। आई हैव पेड हिम 11 मंथ्स सैलरी, 11 महीना का सैलरी दे दिया। कितना दे दिया? 1,20,000
10,000 पर मंथ है, 10,000 इंटू 11, 1,10,000 सैलरी दे दिया। ठीक है, तो सैलरी देने का क्या एंट्री होगा, कौन बताएगा? 1,10,000 जो सैलरी दिया उसका क्या एंट्री होगा? दिशा, क्या एंट्री होगा उसका? वेरी गुड, सैलरी अकाउंट डेबिटेड टू कैश अकाउंट। सैलरी एक्सपेंस है, बढ़ा डेबिट, कैश एसेट है, कम हुआ क्रेडिट। ठीक है, तो एंट्री होगा सैलरी अकाउंट डेबिटेड टू कैश अकाउंट, 1,10,000, 1,10,000। ये समझ में आ रहा है? पहला 11 महीना का सैलरी हम दिए, तो इसमें एंट्री हुआ सैलरी अकाउंट डेबिटेड टू कैश अकाउंट। सैलरी एक्सपेंस है, बढ़ेगा डेबिट, कैश एसेट है, कम हुआ क्रेडिट। क्लियर है ये? अब नेक्स्ट जो 1 मंथ का सैलरी है, ये हम दिए नहीं, अभी देने का समय आ चुका है लेकिन पैसा दिए नहीं। ठीक है, तो एक्रूअल क्या बोलता है कि 1 महीना का सैलरी को लिखें कि नहीं लिखें? अभी लिखने बोलता है ना। इस बात से फर्क नहीं पड़ता कि पैसा नहीं दिए हो, ध्यान रखना। ये तो नहीं पढ़े हुए लोगों का मेंटेलिटी है, जो अकाउंट्स नहीं जानते वो सोचेंगे कि पैसा नहीं दिए हैं तो क्यों लिखेंगे खर्चा, जब पैसा देंगे तब लिखेंगे। अकाउंट्स में ऐसे नहीं होता, जब का खर्चा है वो तभी रिकॉर्ड होगा, पैसा नहीं दिए तो भी रिकॉर्ड होगा कि पैसा देना है बोल के। बात समझ में आ रहा है? तो ये 1 मंथ का सैलरी जो कि हमारे लिए क्या है, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस है, जिसको पैसा देने का समय आ चुका है लेकिन हम दिए नहीं है, इसको भी रिकॉर्ड करेंगे। क्यों रिकॉर्ड कर रहे हैं? एक्रूअल एजम्पशन के वजह से। ठीक है, तो रिकॉर्ड करेंगे। तो सैलरी हमारे लिए एक्सपेंस है अभी भी, तो सैलरी हमारे लिए एक्सपेंस है, एक्सपेंस बढ़ेगा तो सैलरी फिर से क्या होगा, डेबिट हो। सैलरी डेबिट होगा ही, चाहे पैसा दिए तो भी डेबिट होगा, पैसा नहीं दिए तो भी डेबिट होगा। ये एक्रूवल की वजह से हो रहा है। ठीक है, अब पैसा दिए तो कैश कम हुआ, तो कैश क्रेडिट हुआ। लेकिन अगर पैसा नहीं दिए तो कैश तो कम नहीं हुआ, तो कैश तो क्रेडिट नहीं हो सकता। अभी अभी क्या होगा, आउट कैपिटल नहीं, हम अभी कैपिटल में प्लस माइनस करते ही नहीं, खर्चा है बोल के, वो तो अकाउंटिंग इक्वेशन में करते हैं। ठीक है, यहाँ पे आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस हमारे लिए क्या है, लाइबिलिटी है, फ्यूचर में पैसा देना पड़ेगा आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस का। तो आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस अगर हमारे लिए लाइबिलिटी है, लाइबिलिटी इंक्रीज हो रहा है, और अगर लाइबिलिटी इंक्रीज हो रहा है तो लाइबिलिटी क्या होगा, लाइबिलिटी क्रेडिट होगा। तो एंट्री होगा टू आउटस्टैंडिंग सैलरी। समझ में आ रहा है? तो एंट्री क्या होगा आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस का, एक्सपेंस अकाउंट डेबिटेड टू आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस अकाउंट। अगर वो सैलरी है तो सैलरी टू आउटस्टैंडिंग सैलरी। अगर रेंट होता है यहीं पे, रेंट टू आउटस्टैंडिंग रेंट। ठीक है, जो खर्चा होगा उसका नाम आ जाएगा। जो मेन एंट्री है वो है एक्सपेंस टू आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस। लॉजिक क्लियर रहना चाहिए। एक्सपेंस डेबिट इसलिए हुआ क्योंकि पैसा दिए नहीं दिए कुछ फर्क नहीं पड़ता, खर्चा है रिकॉर्ड होगा। तो एक्सपेंस बढ़ा, एक्सपेंस बढ़ेगा तो डेबिट, पैसा नहीं दिए हैं फ्यूचर में देना पड़ेगा, लाइबिलिटी। आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस हमारे लिए लाइबिलिटी है, लाइबिलिटी बढ़ेगा तो क्रेडिट। क्लियर? तो एंट्री होगा एक्सपेंस अकाउंट डेबिटेड टू आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस अकाउंट। किसी को डाउट है इसमें? लिखेंगे, देखें तो मैं यहाँ पे डिटेल लिखा दे रहा हूँ मैं। एक्सपेंस जो कि क्या है, एक्सपेंस तो एक्सपेंस है, क्लासिफिकेशन एक्सपेंस ही है उसका। एक्सपेंस बढ़ रहा है तो डेबिट। एक्सपेंस क्या हो रहा है, एक्सपेंस इंक्रीज हो रहा है तो वो होगा डेबिट। लाइबिलिटी बढ़ेगा तो क्रेडिट। क्लियर? तो एंट्री होगा एक्सपेंस अकाउंट डेबिटेड टू आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस। क्लियर? मीनिंग नहीं लिखा है क्योंकि मीनिंग तो प्रीवियस चैप्टर्स में लिखे हैं।
नेक्स्ट पॉइंट नंबर 23. हेडिंग प्रीपेड एक्सपेंस. नेक्स्ट टॉपिक है हेडिंग प्रीपेड एक्सपेंसेस. प्रीपेड एक्सपेंस का मीनिंग कौन बताएगा? व्हाट इज प्रीपेड एक्सपेंस? इजी है अब तो. इशिका, व्हाट इज प्रीपेड एक्सपेंस? जो खर्चा नहीं हुआ है और एडवांस में पैसा दे दिए, ठीक है, तो दैट इज कॉल्ड एज प्रीपेड एक्सपेंस, राइट. तो प्रीपेड एक्सपेंस सिंपली मीन्स जो खर्चा अभी ड्यू ही नहीं हुआ है, जो खर्चा को पे करने का समय अभी आया ही नहीं है, लेकिन हम उसको एडवांस में पे कर दिए हैं, तो उसको बोलते हैं प्रीपेड एक्सपेंस, राइट. जैसे एग्जांपल के तौर पे हम सैलरी देते हैं वही 10,000 पर मंथ, ठीक है. तो हम 12 महीना का सैलरी तो दिए, 12 महीना का सैलरी तो जैसे देना था दिए, साथ में एक महीना का जो सैलरी है हम क्या किए हैं? एडवांस में दे दिए हैं. स्टाफ को 31 मार्च को एक महीना का सैलरी एडवांस में दिए, देना पड़ता है कभी कभार, जरूरत है उसको पैसे का, हम दे दिए एडवांस में, ठीक है. तो हम कितने महीने का सैलरी दे दिए? 12 महीना का यहाँ और एक महीना का यहाँ एडवांस, टोटल 13 महीना का सैलरी दिए 10,000 पर मंथ के हिसाब से. तो हम क्या एंट्री कर चुके होंगे? हम एंट्री कर चुके होंगे सैलरी अकाउंट डेबिटेड टू कैश अकाउंट. कितना? 1,30,000, 1,30,000. ये एंट्री हो चुका होगा, ठीक है. ये जो आउटस्टैंडिंग प्रीपेड है ना, ये सब एंट्री होता है ऑन द लास्ट डेट ऑफ द अकाउंटिंग ईयर. 31 मार्च को ये एंट्री होता है, इसलिए इसको एडजस्टमेंट एंट्री भी बोलते हैं, ठीक है. तो जब मैं एडवांस में पैसा दे रहा हूँगा, सोच लो फरवरी में आया स्टाफ, बोला कि 10,000 एडवांस चाहिए अप्रैल के महीना का, तो हो सकता है मैं फरवरी में दिया हूँगा एडवांस, जरूरी थोड़ी है कि मार्च में दिया हूँगा, जनवरी में भी हो सकता है ले गया होगा अप्रैल तक का सैलरी, कभी भी हो सकता है ना. ये तो दिसंबर में भी ले गया होगा. तो जब भी मैं पैसा देता हूँ स्टाफ को, सैलरी टू कैश लिख देता हूँ, ठीक है. तो मैं 13 महीना का सैलरी दे दिया हूँ, 12 महीना का जो देना था एक महीना का एडवांस ले गया मेरे से. तो मैं एंट्री क्या कर चुका हूँ ऑलरेडी? जब पैसा दिया हूँ स्टाफ को 1,30,000, तो मैं एंट्री कर चुका हूँ सैलरी टू कैश 1,30,000, 1,30,000. इतना समझ में आया? ठीक है, ये एंट्री हो चुका है. अब ईयर के एंड में हम देख रहे हैं कि कितना प्रीपेड है या कितना आउटस्टैंडिंग है, और फिर एंट्री करेंगे प्रीपेड या आउटस्टैंडिंग का. तो मैं 31 मार्च को देखा हिसाब किताब अपना, तो मैं देखा कि ये स्टाफ तो 10,000 एक्स्ट्रा ले गया है, 1,20,000 देना था, ये तो 10,000 एक्स्ट्रा ले रखा है. तो मैं आज किस चीज का एंट्री करूंगा 31 मार्च को बुक्स ऑफ अकाउंट्स बंद करते समय? प्रीपेड एक्सपेंस का. मैं लिखूंगा कि 10,000 एक्स्ट्रा दे दिया हूं, ताकि याद रहे, लेकिन नेक्स्ट ईयर में 10,000 रुपया कम करेंगे उसका फिर, ठीक है. तो आज मुझे 31 मार्च को प्रीपेड एक्सपेंस को लिखना पड़ेगा, ठीक है. तो मैं प्रीपेड एक्सपेंस को लिखने वाला हूँ थ्रू अ जर्नल. अब मुझे सोचना है कि क्या एंट्री होगा, ठीक है. तो प्रीपेड एक्सपेंस एसेट है कि नहीं? एसेट. जैसे आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस लाइबिलिटी है, फ्यूचर में पैसा देना पड़ेगा. प्रीपेड एक्सपेंस एसेट है, फ्यूचर में पैसा नहीं देना पड़ेगा, बेनिफिट खाली मिलेगा, स्टाफ काम करेगा, बेनिफिट होगा, पैसा नहीं देना पड़ेगा. लेकिन दे दिए हैं ऑलरेडी, एडवांस में दे दिए हैं, तो नहीं देना पड़ेगा. तो प्रीपेड एक्सपेंस हमारे लिए क्या है? एसेट है. एसेट बढ़ेगा तो डेबिट. ये सबको समझ में आया? अभी क्रेडिट वाला थोड़ा ध्यान से सुन, ठीक है. तो डेबिट वाला आसान है, प्रीपेड एक्सपेंस एसेट है, एसेट बढ़ेगा तो डेबिट. क्लियर है ये? नाउ क्रेडिट. फिर से क्रेडिट समझने के लिए हमको समझना होगा एक्रूवल एजम्पशन. देखना, एक्रूवल बोलता है कि जिस समय का ट्रांजैक्शन है उसको उसी समय रिकॉर्ड करना. पैसा कब मिला
या पैसा कब दिए इस बात से फर्क नहीं पड़ता। खर्चा जब का है उसको तब लिखो, खर्चा को पहले भी मत लिखो, खर्चा को बाद में भी मत लिखो। जब का खर्चा उसको तब लिखो। पैसा कब दिए उसको मत देखो खर्चा को लिखते समय। पैसा दे दिए हो, नहीं दिए हो, एडवांस में दे दिए हो, बाद में दोगे नहीं दोगे, वो सब छोड़ो। कब का खर्चा है देखो, जब का खर्चा है उसको तब लिखो। समझ में आ रहा है? एक्रोल ये बोल रहा था। अब तुम मुझे बताओ, ये जो सैलरी में लिख दिया हूं 1,30,000, ये सोच करके सैलरी नाम का खर्चा 1,30,000 है इस ईयर में। क्या इस ईयर का सैलरी का खर्चा 1,30,000 है, या इस साल का खर्चा 1,20,000 है? इस साल का खर्चा तो 1,20,000 है ना, बाकी 10,000 तो आने वाले साल का है। तो एक्रोल बोल रहा है इसको अभी क्यों लिख रहे हो तुम, इसको आने वाले सालों में लिखना, जाके अभी नहीं लिख सकते इसको, क्योंकि ये खर्चा इस साल का नहीं है। तो हम क्या करेंगे, सैलरी नाम का खर्चा को बुक्स ऑफ अकाउंट्स में कम करेंगे 10,000 से, और सैलरी नाम का खर्चा कम होगा तो एक्सपेंस क्या होगा, एक्सपेंस क्रेडिट होगा। एक बार फिर से बता रहा हूं, ध्यान से सुनना। हम क्या किए हैं, हम 1,30,000 रुपया सैलरी लिख दिए हैं। जब पैसा दिए सैलरी टू कैश, सैलरी टू कैश लिखते गए, तो 1,30,000 दिए ड्यूरिंग द ईयर, तो सैलरी टू कैश लिख दिए 1,30,000। लेकिन फिर हम ईयर के एंड में देखे इस साल का खर्चा 1,30,000 थोड़ी है, इस साल का खर्चा तो सिर्फ 1,20,000 है। तो ये जो 10,000 का खर्चा हम लिख दिए एक्स्ट्रा सैलरी में, ये 10,000 खर्चा नहीं होना चाहिए इस साल में रिकॉर्ड, या आने वाले सालों में रिकॉर्ड होना चाहिए। तो हम इस साल का खर्चा को 10,000 से कम करेंगे, और अगर खर्चा कम करेंगे तो खर्चा क्या होगा, क्रेडिट होगा। बात समझ में आ रहा है? अब सुनना ध्यान से, जैसे एग्जांपल देता हूं तुमको। अब सोच लो तुम्हारा 11th का फी है और 12th का फी है, ठीक है। 11th का फी जो है वो अभी 2025-26 चल रहा है, इसमें तुम 11th में हो, और 2026-27 ठीक से पढ़े तो पहुंच जाओगे 26-27 में 12th में भी, ठीक है। तो 25-26 में जो खर्चा होगा 11th का जो भी फी लगेगा वो 2025-26 का खर्चा है, और 12th का जो भी फी पेमेंट करोगे स्कूल में, सोच लो जो भी स्कूल में पेमेंट करोगे वो 26-27 का खर्चा है। तो इतना बात सही है। अब तुमको स्कूल बहुत पसंद आया, तुम बोले ये लो 11th का पैसा, ये लो 12th का पैसा, अभी दे दिए, ठीक है। 11th का पैसा तो दिए ही दिए, 12th का भी दे दिए। तो क्या मैं ऐसे लिखूं कि इस साल डबल खर्चा हो गया और नेक्स्ट ईयर 0 खर्चा होगा, ये सही रहेगा? क्योंकि 12th का खर्चा देने कौन बोला तुमको, कोई तो बोला नहीं था देने, तुम प्रीपेड में दिए हो। तो 12th का खर्चा को इस ईयर में खर्चा में मत लिखो, इसको जब का है तब लिखो, इसको यहाँ पे लिखो कि खर्चा हुआ बोल के। पैसा पहले से दे दिए तो इस साल का खर्चा थोड़ी हो गया, वो खर्चा तो उसी ईयर का होगा जब का वो है। पैसा पहले से दिए या पैसा बाद में दोगे, मैं तो बोल ही रहा हूँ बार बार, पैसे से फर्क ही नहीं पड़ रहा है यहाँ पे, ठीक है। तो पैसा अगर पहले से दे दिए तुम 12th का इन 11th, तो 12th का खर्चा इस ईयर का थोड़ी हो गया, 12th का खर्चा तो अभी भी इसी ईयर का रहेगा, राइट। सिमिलरली अगर तुम इस साल 1,30,000 का सैलरी दे दिए तो क्या इस साल का खर्चा 1,30,000 हो गया क्या? नहीं, इस साल का खर्चा 1,20,000 ही है। 10,000 का तुम एडवांस दिए हो, इस साल 1,20,000 लिखो, यहां पर भी फिर 1,20,000 लिखना, वरना क्या होगा देखना अकाउंटिंग में, यहां तो 1,30,000 का खर्चा लिख जाएगा, यहाँ 1,10,000 लिखा जाएगा फिर, है ना, क्योंकि 10,000 पिछले नेक्स्ट ईयर तो कम दोगे ना स्टाफ को, नेक्स्ट ईयर कितना पैसा दोगे स्टाफ को, 1,10,000। तो ये अकाउंटिंग में मिसमैच हो जाएगा, वही स्टाफ है वही पैसा दे रहे हैं, लेकिन अकाउंटिंग दिखाएगा इस साल 1,30,000 खर्चा हो गया तो प्रॉफिट अचानक से कम दिखाएगा, 1,10,000 खर्चा हो गया तो प्रॉफिट ज्यादा दिखाएगा। ऐसा होना चाहिए क्या? स्टाफ वही, सेल्स वही, खर्चा वही, तो प्रॉफिट भी तो फिर वही होना चाहिए था। एक्रोल बोलता है पैसा कब दिए उसको मत देखो। क्लियर है इतना? तो यहाँ पे हम 1,30,000 का जो खर्चा लिख दिए हैं उसको रिड्यूस करेंगे, और खर्चा अगर रिड्यूस होगा
तो वो क्रेडिट होगा। इसको जो समझ में आया या डाउट है तो बोलो। आगे आने वाले मंथ का, हाँ, तो भी हम उस मंथ में ये एंट्री करेंगे, प्रीपेड एक्सपेंस टू एक्सपेंस, और फिर उसको जब जिस मंथ का है उसको उसी मंथ में लिखेंगे। जैसे फॉर एग्जांपल जैसे ईयर में हो रहा है ये, वैसे मंथ में भी हो सकता है। जैसे फॉर एग्जांपल मैं अक्टूबर में पैसा दिया, अक्टूबर का भी और साथ में नवंबर का भी, तो मैं नवंबर का यहाँ पे प्रीपेड एक्सपेंस का एंट्री करके रखूंगा, ठीक है। और फिर नवंबर में जो एंट्री होना चाहिए खर्चा को नवंबर में लेके जाऊंगा, ताकि अक्टूबर में भी खर्चा 10,000 रहे और नवंबर में भी खर्चा 10,000 रहे। वरना क्या होगा, अक्टूबर में 20,000 हो जाएगा, नवंबर में। तो मंथ वाइज में हम वैसे करेंगे जैसे ईयर वाइज कर रहे हैं, बट नॉर्मली जो है हमारे क्वेश्चंस में जो है ईयर वाइज का क्वेश्चंस, इसे मैं एग्जांपल समझाते समय हमेशा ईयर वाइज ले रहा हूँ, ठीक है। वो इजी टू अंडरस्टैंड भी होगा। तो क्लियर, इतना लिखेंगे। प्रीपेड एक्सपेंस का मीनिंग नहीं लिख रहे, मीनिंग हम ऑलरेडी पढ़े हैं, ठीक है। लिखेंगे फटाफट से एंट्रीज। प्रीपेड एक्सपेंस एसेट है, एसेट अगर बढ़ेगा तो डेबिट, राइट। नेक्स्ट, एक्सपेंस कम हो रहा है, एक्सपेंस क्या है, एक्सपेंस है, क्लासिफिकेशन कम हो रहा है, एक्सपेंस कम हो रहा है तो क्रेडिट। क्लियर, बोलो। तो वो डेबिट होगा। क्या क्या होगा बोल रहे हो, तो एक बार फिर से बताओ। तुम बोल रहे हो पहले एक, हम्म, और क्रेडिट करो। ये कर देंगे बोल रहे हो, ठीक है। देखो यहाँ पे एक ही बात होगा वो, है ना। देख दो, बताता हूँ कैसे। देखो अनिष्का, पहले तो क्या क्वेश्चन है समझाता हूं तुमको, सही क्वेश्चन है बिल्कुल। पहले तो जो एंट्री हम कर रहे हैं पहले देखते हैं। मैं बताया कि हम एंट्री कर रहे हैं, पहला एंट्री कर रहे हैं सैलरी टू कैश, 1,30,000, 1,30,000, ठीक है। ये एंट्री हो चुका है। फिर ईयर के एंड में हम एंट्री कर रहे हैं प्रीपेड सैलरी, एसेट है, बढ़ा, डेबिट टू सैलरी, क्रेडिट, ठीक है। मैं ये करने बोला, ये सबको समझ में आ गया। पहले 1,30,000 का एंट्री हो गया है, फिर हम 10,000 का ये एंट्री की, ठीक है। अब अनिश बोल रहा है कि क्या ऐसे भी कर सकते हैं, जो कि बिल्कुल सही है, वैसे कर सकते हैं बिल्कुल भी, ठीक है। एंट्री जो वो बोल रहा है, वो बोल रहा है सर पहले एंट्री कर दो 1,20,000 जब दिए तब एंट्री कर लो सैलरी टू कैश, 1,20, 1,20, जो 1,20 दिए उसका एंट्री ये कर लो सैलरी टू कैश, ठीक है। और जो ये जो 10,000 हम एक्स्ट्रा दिए बाद पे फ्यूचर का, उसको लिख लो बोल रहा है ये बोल रहे हो, है ना। तो पहली बात ये और ये सेम है कि नहीं देख लेते हैं। सेम है पूरा, ठीक है। देखो एक चीज मैं मार्क करके दिखा रहा हूँ सेम कैसे है। कैश 1,30,000 क्रेडिट हुआ, वहां पे भी 1,30,000 क्रेडिट हुआ के बाद देख लेते हैं। 1,20 यहाँ क्रेडिट हुआ, 10,000 यहाँ क्रेडिट हुआ, एक ही बात है। कैश में तो कोई प्रॉब्लम नहीं लग रहा। प्रीपेड सैलरी में कोई दिक्कत है क्या देख लेते हैं। 10,000 यहाँ डेबिट हुआ, इधर भी 10,000 डेबिट हो रहा है, कोई प्रॉब्लम नहीं। तीसरा, सैलरी, यहाँ 1,30,000 डेबिट हुआ और 10,000 क्रेडिट हुआ, तो मैं बोल सकता हूँ नेट में 1,20,000 डेबिट हुआ, चलेगा। 1,30,000 क्रेडिट हुआ, फिर 10 डेबिट हुआ, सॉरी 1,30,000 डेबिट हुआ
और 10 क्रेडिट हुआ, तो नेट में 1,20 डेबिट हुआ। तो इससे दोनों में से नेट में 1,20 डेबिट हुआ और यहाँ पे भी 1,20 डेबिट हुआ। तो अकाउंटिंग पर्सपेक्टिव से दोनों एक ही बात है। पहले तो ये क्लियर है, ठीक है, इस तरह समझ में आ गया सबको, ये दोनों एक ही चीज है, ठीक है। अब मैं बता रहा हूँ कि ये दूसरा जो है अनीस बोला वो क्यों नहीं कर सकते, और मैं जो बोला वो क्यों करना पड़े, ठीक है। क्योंकि हम जब पैसा दे रहे हैं, तब हम हर समय जब हम पैसा दे रहे हैं, उस समय हम प्रीपेड है बोल के हम उतना अकाउंटिंग ही नहीं करते, उतना ध्यान ही नहीं रखते। रेगुलर बेसिस पे स्टाफ मांग रहा है पैसा, हम दे रहे हैं उसको, तो हमको ये 1,20,000 ये जो 10,000 देते समय, उस समय हमको नहीं पता कि ये प्रीपेड है बोल के। हम वो ईयर के एंड में चेक कर रहे हैं कि कितना रुपया एक्स्ट्रा ले गया है बोल के, और फिर हमको पता चल रहा है कि इतना रुपया प्रीपेड है बोल के, तब हम प्रीपेड का एंट्री कर रहे हैं। ये एंट्री कब हो पाएगा, जब तुम पैसा देते समय हिसाब रखोगे कि 1,20 तेरा ये रहा, 1,20 तेरा ये सैलरी का हुआ, 10 एक्स्ट्रा मांग रहा है, ये 10 प्रीपेड है। अगर ऐसे हिसाब हम रख पाएंगे तो फिर वो एंट्री कर पाएंगे। वरना रेगुलरली नॉर्मली क्या होता है, रनिंग खाता होता है दुकान में, पैसा लेते रहता है स्टाफ, और हम कितना रुपया अराउंड अपने अंदाजा से देते रहते हैं उसको। 5,000 मांगा दे दिए, अभी 1,000 मांगा दे दिए, फिर 2,000 मांगा दे दिए, तो रनिंग खाता रहता है स्टाफ लोगों का रियल लाइफ के अंदर, राइट। तो इसीलिए वैसे पता नहीं चल पाएगा कि कब उसका प्रीपेड हो गया है बोल के, राइट। इसीलिए हम क्या कर रहे हैं, जब पैसा दे रहे हैं सैलरी टू कैश, सैलरी टू कैश, सैलरी टू कैश लिखते जा रहे हैं। ईयर के एंड में देख रहे हैं कि कितना प्रीपेड रह गया, और प्रीपेड को एंट्री करके रिकॉर्ड कर। क्लियर है ये, तो वो गलत नहीं है, बट मैं जो बोल रहा हूँ जैसे वो रनिंग खाता के समय वो काम नहीं आएगा, इसीलिए हम ये नहीं कर पाएंगे, ठीक है। तो इसलिए इसको मैं हटा रहा हूँ, बट क्वेश्चन सही था बिल्कुल, कैसा अकाउंटिंग में तो सेम ही चीज है, ठीक है। क्लियर है ये, तो जो बताया वही करेंगे, ठीक है। एंट्री होगा प्रीपेड एक्सपेंस एसेट है, बढ़ेगा डेबिट, एक्सपेंस एक्सपेंस है, कम होगा क्रेडिट। क्लियर है ये, तो दिस इज ऑल अबाउट अप टू प्रीपेड एक्सपेंस। इतना तक रुकेंगे, बाकी वी विल कंटिन्यू इन द नेक्स्ट क्लास। होमवर्क नेक्स्ट क्लास के लिए है, जो पिछले क्लास में दिया था, होमवर्क करके आना है, कॉपी लेके आना है, ठीक है। ऑनलाइन स्टूडेंट्स कैन लीव। नहीं आया है, नहीं आया, मैं चेक नहीं कर पा रहा हूँ, करके दूंगा।